हेलो एवरीवन, मैं अंकिता गुप्ता आप सभी का द स्टडी हब विद अंकिता में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको एमए हिस्ट्री का MHI 01 की बुक का जो सेकंड चैप्टर है पशुपालन खाना बदोश, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगी और उसके आंसर भी प्रोवाइड्स करूंगी और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी और कोशिश करूंगी कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएँ। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है पशुओं को पालतू बनाए जाने पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। मीन्स हमें इसमें पशुओं को उस टाइम पर जो है पशुओं को कैसे पालतू बनाया जाता था या फिर सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया, इस तरीके से हमें इसका आंसर प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। पशुओं को पालतू बनाए जाने का अर्थ है कि उनके प्राकृतिक आवास अर्थात जंगलों से पकड़कर उन्हें एक स्थान पर रखा जाए तथा उनके भोजन एवं प्रजनन की व्यवस्था की जाए। मतलब फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है, देखिए पशु यानी कि जो जानवर होते हैं उनको पालतू बना, सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो हमें इसमें सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाए जाने हैं, इसका मतलब क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, पशुओं को पालतू बनाने का मतलब होता है कि जैसे पशुओं यानी कि जानवरों को, जानवर तो बेसिकली जंगल में रहते हैं बट उनको जंगल यानी कि जंगल उनका प्राकृतिक निवास है, तो उनके जंगल से यानी कि उनके प्राकृतिक निवास से उनको पकड़ कर किसी एक जगह पर रख दें और वहीं पर उनके खाने की और प्रजनन की सुविधा की जाए, तो इसे हम पशुपालन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात समझ आ गई आशा करती हूँ। तो जैसे जैसे मानव पशुओं को पालतू बनाने की ओर अग्रसर हुआ, उसके सामने कई सारी समस्याएं आई, जैसे कि किन पशुओं को पालतू बनाया जाना चाहिए, उनके भोजन का प्रबंध और उनकी हिंसक प्रवृत्तियाँ। क्योंकि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं थोड़ी बहुत, ऐसे ही उस टाइम पर मानव को भी हुआ था जब वो जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर रहे थे। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम किसी भी पशु को, किसी भी जानवर को पालतू बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी केयर कैसे करते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है। तो उस टाइम पर जो भी उन लोगों को पशु पालने होते थे तो उन्हें इन बात का ध्यान रखना पड़ता था कि उनकी हिंसक प्रवृत्ति कैसी है, यानी कि ज़्यादा घातक तो नहीं है, ज़्यादा हमको तो हिंसक नहीं करेगा ये, और उनकी भोजन की प्रबंध कि उनको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे खाते हैं, यानी कि जो भी भोजन वो खाते हैं हमको क्या उसके लिए अलग से उनके लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता था। तो उस टाइम पर ऐसे ही होता था। तो जो सेंडोर बकोनी है, सेंडोर बकोनी भी एक इतिहासकार हैं। तो सेंडोर बकोनी भी इसे लंबी और एक जटिल प्रक्रिया मानते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी प्रक्रिया होती है तो वो एकदम से तो नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आज से ही एकदम से ही तुरंत से ही पशुपालन की प्रक्रिया शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो पशुपालन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लाखों हज़ारों सालों से, काफ़ी वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है शिकार करना शुरू हुआ है। यानी कि काफ़ी सालों से प्रोसेस चलना शुरू हुआ है, तब जाकर पशु को पालतू बनाने की प्रक्रिया जो है इतने आगे तक पहुंच पाई है। तो सेंडर बकोनी जो मानते हैं, कहते हैं कि ये एक लंबी और एक जटिल प्रक्रिया है। हज़ारों लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी शिकार करने से जानवरों का शरीर कैसा होता है, उनकी जैविक संरचना कैसी होती है, या फिर किस जानवर का कैसा स्वभाव होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, और किस प्रकार के जीव जंतुओं को की जानकारी, मतलब किस प्रकार के जीव जंतुओं को कैसे पालना चाहिए। तो ये सारी जानकारी जो है मानव को मिली है पशुओं को पालतू बनाने से। ठीक है। तो हालांकि जानवरों को पालतू बनाए जाने की घटना अचानक से तो नहीं उभरी, बल्कि जानवरों को बनाने में कई सारी पीढ़ियाँ लग गई हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एकदम अचानक से ही नहीं कि हमने आज से ही पालतू बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ये जो जानवरों को पालतू बनाने की सुविधा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे अरसे से, काफ़ी सालों से ये प्रक्रिया चलती हुई आ रही है। जबकि पशुओं को पालतू बनाने के लिए उनकी उपयोगिता, यानी कि अगर हम किसी भी जानवर को पाल रहे हैं, किसी भी पशु को, तो हम क्यों पाल रहे हैं, कोई तो रीज़न होगा। यानी कि उससे हमारा क्या प्रॉफिट है, क्यों कोई भी जानवर कितना प्रॉफिटेबल है, उस बेस पर उस टाइम के लोग जो है पशुओं को पाला करते थे। उस टाइम पर ऐसे लोग एज अ पेशन या फिर शौक के लिए जानवरों को नहीं पालते थे। ठीक है, अब तो ट्रेंड में है ऐसे कि हाँ भाई हमने कुत्ता पाल लिया या कैट पाली, इस तरीके से नहीं। तो उस टाइम ना लोग ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मतलब उनकी क्या ज़रूरत है, अगर हम जिस पशु को पाल रहे हैं क्या वो उनकी ज़रूरत पूरा कर सकता है, तो ही वो उस पशु को पालते थे। अब जैसे कि उनकी उपयोगिता क्या है, कि जो भी पशु पाल रहे हैं वो उनकी क्या हेल्प कर सकता है। ठीक है, और उनकी उनकी प्रकृति कैसी है, ज़्यादा खतरनाक तो नहीं भाई कहीं हमने पाल लिया और हम कोई प्रॉब्लम देने लगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को जो है उनको ध्यान रखना पड़ता था। ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक काल में दूध देने वाले जानवरों को पालतू बनाया गया होगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट देखते हैं, तो इसमें भी सेम वही है कि सबसे पहले उन जानवरों का उस टाइम पर जो है, सबसे पहले उन जानवरों का पालतू बनाना शुरू किया गया जो लोग दूध देते थे। तो जो पशु दूध देते थे, अब दूध तो उनके काम में ही आएगा,
तो इसलिए ऐसे पशु को पालतू बनाया गया। पालतू बनाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी रहा होगा कि शिकार का ना मिलने पर भोजन के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाए। उस टाइम पर जो है खाना तो कोई खाता नहीं था कि भाई खाना वाना पका लिया खा लिया, तो उस टाइम पर लोग जो है भोजन के तलाश में शिकार पे जाया करते थे। तो जिससे बाई चांस कभी शिकार नहीं मिला तो जो वो जिन जिन पशुओं को वो लोग पालतू बनाते थे उनका इस्तेमाल कर लेते थे, तो उनको शिकार के रूप में उनको इस्तेमाल हो जाया करता था। तो इस वजह से भी पशुओं को पाला जाता था। हालांकि काफ़ी बड़े शहरों में क्षेत्रों में जो है कुत्तों को भी पालतू बनाया जाने लगा। वैसे तो सबसे पहले दूध देने वाले पशुओं को ही पालतू बनाया, लेकिन जो बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े क्षेत्र थे, वहाँ पर सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपरी पुरापाषाण युग में भेड़िए या जंगली कुत्ते को शिकार ढूंढने, पहाड़ पर चढ़ने और शिकार में मदद करने के लिए पालतू बनाया गया होगा। अब देखिए ऊपरी पुरापाषाण मतलब जो पुराना काफ़ी पुराने टाइम में इस युग में जो है क्या है, सबसे पहले भेड़िया और जंगली कुत्ते को शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब भेड़िया और कुत्ते का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, ताकि वो लोग पहाड़ों पर चढ़ाई कर सकें और शिकार ढूंढने में भी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो इसलिए भेड़िया और जंगली कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पशु ऐसे ही नहीं पाला जाता था, पहले देखते थे कि उसका यूज़ क्या है, तो इनका यूज़ ये था। तो ऐसे ही सूअर भी एक ऐसा ही पशु है जिसे काफ़ी पहले पालतू बनाया गया था। कुत्ते और सूअर के संदर्भ में अलग से खाने का इंतजाम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि ये शिकारी संग्रहकर्ता का बचा कुचा भोजन खाकर जिंदा रहते थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जानवर अगर आपको पालना है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि उस जानवर का स्वभाव कैसा है, हमको हमको नुकसान ना पहुंचाए, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, और उसके खाने का इंतज़ाम कि ये क्या खाता पीता है, कि हमें अलग से इसका इंतज़ाम ना करना पड़े खाने का। तो इस तरीके से ठीक है, तो इस वही बात ही कह रहे हैं कि जो सूअर और कुत्ता था, ये इस तरीके के जानवर है, इस तरीके के पशु थे जिनके लिए हमें अलग से खाने का इंतज़ाम नहीं करना पड़ता था। ठीक है, और ये जो संग्रहकर्ता होते थे उन्हीं का बचा कुचा खाना खाकर ज़िंदा रह सकते थे। तो इसीलिए ये रीज़न था सूअर और कुत्ते को पालतू बनाने का। तो समय के साथ साथ जो है भेड़ बकरी और मवेशी भी पाले जाने लगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या दूध देने वाले पशुओं को पालतू बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर किसको बनाया पालतू, पहले दूध देने वाले पशुओं को, फिर कुत्ते को, फिर सूअर और भेड़िए को भी पालतू बनाने लग गए। अब धीरे धीरे जो है समय के साथ साथ जैसे टाइम बढ़ा, भेड़ और बकरी और मवेशी इनको भी पाला जाने लगा। ये जंगलों और घास के मैदानों में उपलब्ध वनस्पतियों पर जिंदा रहते थे। अब देखो इनके लिए भी अलग से खाने का इंतजाम नहीं करना पड़ता है ना। ये भी घास के मैदानों में घास वगैरह या वनस्पति पेड़ पौधे खाकर जो है जीवित रह सकते थे। अधिकांश से घास और झाड़ियों की पत्तियां खाकर भी जिंदा रह सकते थे। तो और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना, तो क्यों ना पालें फिर। तो इन्हें पालतू बनाना फ़ायदेमंद होता था, क्योंकि शिकार ना मिलने पर इनका मांस भी खा लेते थे। अब देखो ये जो भेड़ और बकरियाँ हैं, तो जो भेड़ बकरियाँ जो है इनकी तो मांस का भी यूज़ होता है ना, कितना प्रोटीन होता है इनको खाने में, मतलब काफ़ी मात्रा में प्रोटीन भी प्रोवाइड हो जाता है। और इसके अलावा जो इनकी खाल और जो इनके बाल होते हैं उनका भी उपयोग हो जाता है। तो ये तो भेड़ और बकरी तो और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है हमारे लिए, भेड़ बकरी और मवेशी, तो इसलिए इनको भी पाले जाने लगा। तो जो सैंडर बकौनी थे उन्होंने 5 पशुओं का, मतलब जो नवपाषाण युग था ना, पूरा पाषाण के बाद का जो युग था नवपाषाण युग बोलते हैं उसे। तो उस टाइम पर जो है सैंडर बकौनी ने बोला है कि मुख्य 5 तरीके के पशु जो है उस टाइम पर पाले जाते थे। वो सारे 5 पशु के तो आपको पता चल गया, आप अभी पढ़ते हुए आए हो। सबसे पहले क्या, कुत्ता पाला गया, कुत्ता, सूअर, भेड़, बकरी, मवेशी। तो ये 5 तरीके के जानवर जो है नवपाषाण काल में पाले जाते थे, और ऐसा सैंडर बकौनी ने कहा है। आपको ये नाम याद रखना होगा, सैंडर बकौनी हाईलाइटेड है। ठीक है, तो इनका ये भी मानना है कि सर्वप्रथम इसके पालतू बनाए जाने का प्रमाण पश्चिम एशिया से मिलता है। तो सबसे पहले कहाँ पर पालतू बनाया जाने लगा, पश्चिमी एशिया से। इसका ये भी मानना है कि पशुपालन शुरुआती दौर में जब लोग पशुओं को पालतू बनाना सीख ही रहे थे, तो इस प्रकार के जानवरों को पालना आसान था। इन 5 जानवरों में भेड़ बकरी सबसे ज़्यादा पाले जाते थे। तो जो भेड़ बकरी है, सबसे ज़्यादा भेड़ और बकरियों को पाला जाता था। क्यों पाला जाता था, जैसे कि मैंने बताया, इनके लिए ज़्यादा खाने पीने का इंतज़ाम नहीं करना पड़ता था। इन्हें जंगल और वनस्पति ये सारी चीज़ें खाकर ही, घास फूस और पेड़ पौधे खाकर ही ज़िंदा रह लेते थे। अलग से खाने का इंतज़ाम नहीं करना पड़ता भाई, है ना। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और जो ये है किसी भी तरीके के मौसम में रह सकते हैं। ये नहीं कि ज़्यादा सर्दी तो नहीं रहेंगे, ज़्यादा गर्मी तो नहीं, ये हर तरीके के मौसम में रह सकते हैं। तो इसीलिए इनको पालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं को पाला जाता था, भेड़ और बकरियों को। ठीक है, तो वेंके भी हैं, एक वेंके भी इंपॉर्टेंट है, आपको इनका भी नाम याद रखना है मस्ट। तो वेंके कहते हैं कि इस बात का प्रमाण मिलता है कि 6000 ईसा पूर्व से दक्षिण पश्चिम एशिया और यहाँ तक कि यूनान और दक्षिण यूरोप में भेड़ और बकरों को संख्या तेज़ी से जो है बढ़नी शुरू हो गई।
तो भेड़ और बकरी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पालते थे लोग, लेकिन 6000 ईसा पूर्व के दौरान इनकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्यों बढ़ने लग गई? क्योंकि ये कृषि समुदाय में, अब वही बात आ गई ना कि किसी भी उसमें रह सकते हैं, ये कुछ भी खा पी कर रह सकते हैं, और फिर इनका यूज़ भी तो होता था इनके बाल और खाल का। तो इसीलिए तो इसका कारण ये है कि कृषि समुदाय में झाड़ियाँ, कटीले पौधे, कुट्टी और खूंटी भी वे आसानी से खा लेते थे। ठीक है, उनके शरीर बाल का उपयोग ऊन के रूप में होने लगा था, यानी कि उनका शरीर और उनका बाल दोनों का ही यूज़ होने लगा, ऊन का भी यूज़ होने लगा, ऊन बनते थे उनसे, और जो सर्दियों में लोगों को बचा रही थी ठंड से। तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल माना जाता था, इसीलिए सबसे ज़्यादा किसे बनाया जाता था पालतू? भेड़ और बकरियों को, और खासकर 6000 ईसा पूर्व में ही सबसे ज़्यादा बढ़ गए। तो मिस्र, अब बढ़ते हैं आगे, और कौन कौन से जानवर जो है इंसान पालने लगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मिस्र और पूर्वी सहारा में गधे पाले जाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, पूर्वी सहारा ये तो आपको पता ही है, थोड़ा वैसा क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है गधे पाले जाने का प्रमाण मिलता है। अब गधे भी आ गए। इसका उपयोग मुख्य रूप से बोझा ढोने और गाड़ी खींचने के लिए किया जाता था। सभी को पता है गधे का यूज़ क्यों क्या होता है। अब ऊँट पाले जाने का पहला प्रमाण पूर्वी सहारा में मिलता है। पूर्वी सहारा आपको पता ही है, थोड़ा रेतीला में गर्म है थोड़ा, तो वहाँ पर तो ऊँट ही रहता है। ठीक है, तो ऊँट पाले जाने का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? पूर्वी सहारा में। ये तो इजीली आपको याद रहेगा। अब पहली शताब्दी ईसा पूर्व में नई काठी बनने के बाद उत्तर अरब क्षेत्र में ऊँट का काफ़ी उपयोग होने लगा। ऊँट के द्वारा काठी खींची जाती थी। काठी होती थी एक, जिसे खींचने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, लेकिन अब ऊँट की वजह से ये काम काफ़ी आसानी से होने लगा, क्योंकि ऊँट जो है काफ़ी वज़न उठाने में सक्षम होता था। बाद में चलकर ऊँट का उपयोग सैनिक दस्ते के रूप में भी किया जाने लगा, यानी कि सेना में ऊँट का भी उपयोग होने लगा। अरब क्षेत्र में ये गधे से ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ। ठीक है, अब गधे से सबसे पहले तो गधा ही आया था ना, लेकिन अब गधे के बाद ऊँट, सबसे ज़्यादा ऊँट को पाला जाने लगा। क्यों पाले जाने लगा, ये तो आप सभी जानते हैं कि ऊँट जो है कितनी भी गर्मी होगी वो बिना पानी के रह सकता है, वो भी काफ़ी दिनों तक, है ना। तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अधिक पालतू बनाया जाने लगा, किससे? ऊँट को। तो इसको पालतू बनाए जाने का कारण ये था कि अरब की गर्मी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और ऊँट जो है बिना पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकता था। घोड़ों को पालतू बनाए जाने का प्रमाण यूरेशियाई स्टेप्स में क्षेत्र में मिलता है। अब घोड़े का भी पालतू बनाया जाने लगा। ठीक है, धीरे धीरे कई सारे पशु इसमें ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। घोड़े का भी बनाने लगा, पालतू बनाने लगे। इसे पालतू बनाए जाने का क्या कारण था? भाई, घोड़े को पालतू बनाने का क्या कारण हो सकता है, अभी जान लेते हैं। क्योंकि उसने पशुपालक खानाबदोश संस्कृति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह ही बदल दिया। अब ये इंपॉर्टेंट रोल क्यों निभा रहा है? क्योंकि इससे ना चेंजेस हुए। अब जहाँ पर भी चेंजेस लाएगा कोई भी चीज़, तो इम्पॉर्टेंट ही होगा। तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक, चारों तरीके से इसने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं उस टाइम पर। जैसे कि इसकी उपयोगिता के संदर्भ में कुछ विद्वान कहते हैं कि मतलब अलग अलग हैं, कुछ अलग तर्क देते हैं और कुछ अलग तर्क देते हैं। तो देखते हैं कि कौन क्या क्या तर्क देता है। ठीक है, इस घोड़े को पालतू बनाने के लिए कुछ लोग मानते हैं घोड़े का इस्तेमाल पालतू इसलिए बनाने लगे क्योंकि इसका मांस खाने का उद्देश्य था। लोग इसका मांस खाने के लिए इसको पालते थे। और कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि इनका उद्देश्य था कि घोड़े पर सवारी करना। ठीक है, और कुछ लोग मानते थे कि गाड़ी में जोतना। बाद में इसका खाने भी जाने लगा था। हालांकि इसको पालतू बनाए जाने पर विशाल पशुधन और को संभालना एवं इसकी देखरेख करना आसान हो जाता था। बाद के वर्षों में इसका उपयोग युद्ध में भी किया जाने लगा, तथा खानाबदोशी साम्राज्य जो है उस टाइम पर घोड़े का इस्तेमाल युद्ध में भी किया जाने लगा, है ना। आप सभी जानते हो घुड़सवार होकर ही उस टाइम पर मतलब लड़ाई वगैरह की जाती थी, युद्ध वगैरह लड़े जाते थे। तो लड़ाई में भी, युद्ध लड़ने में भी काम आते थे। हालांकि यूरोप में आरंभ में लोगों को पशुपालन की जानकारी नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब उस टाइम पर तो आपको पता ही है कि जो मानव था पुराने ज़माने, हमारा आदि मानव, तो उसको नॉलेज नहीं होती थी। यहाँ तक कि शिकार कैसे करना है, पशुओं को कैसे पालतू बनाना है, उनको ये भी नहीं आता था। तो रेंडियर साइबेरियन क्षेत्र, ये भी एक जगह है रेंडियर साइबेरियन, वहाँ क्षेत्र में भी ये पाले जाते थे। जबकि याक भी पाले जाने लगे तिब्बत में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में जो है याक पाले जाते थे। आरंभ में लोगों को पशुपालन की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ आए आप्रवासियों ने पशुपालन की जानकारी दी। यानी कि ये होता जैसे कि यहाँ से कोई उस क्षेत्र में बसने गया, तो यहाँ से अगर कोई हमारे क्षेत्र में समझ लो कोई बाहर का इंसान आता है, अंग्रेज़ आते हैं या सपोज़ गांव के कोई लोग आते हैं, तो कोई भी किसी भी कल्चर से आए तो अपनी कुछ छवि तो कुछ छाप तो छोड़ ही जाता है, कुछ ना कुछ तो सिखा ही जाता है। थोड़ी हमारी सीखता है और थोड़ी किसी और की भी सीख तो इस तरीके से कुछ हम सीखते हैं उससे और कुछ वो सिखा देता है। तो इसलिए जो आप्रवासी थे वो पशुपालन की जानकारी दी उन लोगों को।
तो पशुपालन की जानकारी के बाद यहाँ भी बड़े पैमाने पर भेड़, बकरियाँ और सूअर पाले जाने लगे। तो इस प्रकार से ये बात साफ है दोस्तों कि पशुओं को पालतू बनाए जाने की प्रक्रिया अचानक से ही नहीं उभरी है, एक लंबी प्रक्रिया है। आपने देखा, अब एकदम से ही थोड़ी ना कि तुमने भाई भैंस, बकरियाँ, गाय सब एक साथ ही पाल डाले, नहीं। हमें नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी, लोगों ने उन जानवरों को पालना शुरू किया। उनको पता चला जब अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग कि हाँ किसको पालना सही है और किसको नहीं। तो इस तरीके से जैसे जैसे लोगों को विभिन्न पशुओं की उपयोगिता, यानी कि उनका क्या यूज़ है, क्या प्रॉफिट है और उनकी प्रकृति का ज्ञान हुआ, वैसे वैसे ही उन्हें पालतू बनाते गए। पालतू बनाने के क्रम में पशुओं की हिंसक प्रवृत्ति का भी ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम शेर को पाल सकते हैं शेर को, नहीं, हर कोई किसी के बस की नहीं है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि किसकी प्रकृति कैसी है, हमें कोई हार्म तो नहीं पहुंचाएगा। इस तरीके से हमें इसकी प्रकृति देखना भी मस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो पालतू बनाने तो वो तो हमने पढ़ लिया। अब समय और परिवेश के अनुकूल वैसे पशुओं को पालतू बनाया गया और मौजूदा जलवायु एवं पर्यावरण के अनुरूप उनको ढाल पाने में सक्षम थे। ठीक है, ऐसे ही जानवरों को बनाया पालतू, जो लोग किसी भी प्रकार के मौसम में रह सकते थे, किसी भी तरीके की वनस्पति या पेड़ पौधे खाकर रह सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा इस चैप्टर का, जो सेकंड चैप्टर है पशुपालक खानाबदोश का। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट अच्छे लगे और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। ठीक है।